गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिंसिपाल अवनीश यादव और भी जितने साथी क्लास में आ चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ समाप्त किया था। आज से क्लास की शुरुआत आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल से करना है, यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद। खुश रहिए भाई, एकदम मस्त रहिए सब लोग। तो चलिए हेडिंग बनाइए आज की क्लास में, केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद। और इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट सीखना है जहाँ प्री के सवाल काफ़ी बनते हैं। एक, मंत्री परिषद क्या है, और दूसरा मंत्रिमंडल क्या है। मंत्रिमंडल क्या है? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है। क्या? मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है। मंत्री परिषद कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। और उन्हीं मंत्री के समूहों में कुछ विशेष मंत्रियों को मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्री के और जो मंत्रिमंडल कुल मिला के होता है, या यूँ कह सकते हैं मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का अंग है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का अंग है। मंत्री परिषद का अंग है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का अंग है, जो एक विशेष मंत्रियों का समूह होता है। जो एक विशेष मंत्रियों का समूह होता है। जो एक विशेष मंत्रियों का समूह होता है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है। और मंत्रिमंडल का प्रयोग हमारे मूल संविधान में नहीं था। हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसका प्रयोग केवल एक बार हमारे संविधान में किया गया है। इसका प्रयोग केवल एक बार हमारे संविधान में किया गया है। संविधान में किया गया है, और वह है अनुच्छेद 52। वह है अनुच्छेद 352 में। ये सारे पॉइंट्स प्रीलिम्स के हैं, ध्यान रखिएगा। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, मोबाइल वाला बढ़ाइए, हम तो तेजी बोल रहे हैं। ठीक है प्रीति जी, आपके भी कमेंट को देख लिया गया है। और मोहम्मद शमीम जी कह रहे हैं शायद आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, तो देखिए भैया क्या आवाज़ स्लो है क्या कुछ आज? ठीक है, ये तो तुलनात्मक रूप से मैंने पहले ये बताया। अब आपको दिखाते हैं कि मंत्री परिषद में कौन शामिल होते हैं। मंत्री परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री,
स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, सामान्य राज्य मंत्री, सामान्य राज्य मंत्री और उपमंत्री शामिल है। उपमंत्री शामिल है। जबकि मंत्रिमंडल में केवल प्रधानमंत्री और दूसरा व्यक्ति कौन है, कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। इसका मतलब ये प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री यहाँ भी शामिल हैं, जो मंत्री परिषद का भी हिस्सा थे। इसीलिए तो कहा गया मंत्रिमंडल जो है मंत्री परिषद का अंग है। इन्हीं मंत्री परिषदों में से केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। तो अभी अभी रेडियो स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे रेडियो की वॉइस वैसे बढ़ जाती ना, जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है पहले, जब तक वो गर्म होती है धीरे 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 धीरे, क्योंकि 12 बजे तक क्लास ऑफलाइन ली, उसके बाद बंद है रेडियो फिर से स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे आवाज़ हो सकता है खुद तेज हो जाए। शुरुआती दौर में कुछ आवाज़ धीमी निकलती भी हमारी तरफ से भी, हो सकता है इस वजह से स्लो सुनाई दे रहा हो। अभी तेज हो जाएगा जैसे जैसे हम रिदम में आएंगे। तो मंत्रिमंडल जो है मंत्री परिषद का अंग है। इसमें कौन शामिल होता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं और प्रधानमंत्री। दूसरी बात, मंत्री परिषद आकार में बड़ा होता है। हर एक पॉइंट को क्लियर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मंत्री परिषद आकार में बड़ा होता है, बड़ा होता है। इसमें 70 से 80 मंत्री होते हैं। 70 से 80 मंत्री होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल आकार में छोटा होते हैं। मंत्रिमंडल आकार में छोटा होता है। इसमें प्रायः 15 से 20 मंत्री होते हैं। इसमें प्रायः 15 से 20 मंत्री होते हैं। आकार में मंत्री परिषद बड़ा है और आकार में मंत्रिमंडल छोटा है, लेकिन शक्ति में मंत्री परिषद कमजोर है। शक्ति में मंत्री परिषद कमजोर है और तुलनात्मक रूप से मंत्रिमंडल शक्ति में व्यापक है। मंत्रिमंडल शक्ति में व्यापक है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया सर, ये आकार में बड़ा है और शक्ति में छोटा हो गया, या आकार में छोटा है लेकिन शक्ति में बड़ा हो गया? मामला समझ में नहीं आ रहा है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मामला समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मामला समझ में आ जाएगा। जैसे ये मंत्री परिषद फैमिली है और ये मंत्रिमंडल पेरेंट्स है। मतलब फैमिली का मतलब होता है इसमें फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर सब होते हैं। और पेरेंट्स का मतलब हुआ केवल फादर होंगे और मदर होंगे, ये तो पेरेंट्स कहलाएगा। तो जरा बताओ, फैमिली बड़ी दिख रही कि पेरेंट्स? कहेंगे सर नहीं, फैमिली आकार में बड़ी है, पेरेंट्स आकार में छोटे हैं। जरा बताओ पावर किसके पास ज़्यादा है? सर पावर तो इन्हीं पेरेंट्स के पास, हमारे पास क्या है? जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं यही लेते हैं, इन्हीं के पास ज़्यादा पावर है। तो आप देख पा रहे हैं आकार में पेरेंट्स छोटा है लेकिन पावर इसके पास ज़्यादा है। आकार में फैमिली बड़ी है लेकिन पावर इसकी तुलना में कम है। ठीक उसी प्रकार से मंत्री परिषद आकार में बड़ा होगा और उसकी तुलना में मंत्रिमंडल छोटा होगा। लेकिन बात शक्ति की जाए, बात पावर की जाए, तो पावर में मंत्रिमंडल बड़ा है
मंत्रिपरिषद छोटा है। कारण आप लिखना चाहिएगा तो नोट कर लीजिए, समझना चाहिए तो समझ लीजिए। मंत्रिपरिषद के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय पूरे मंत्रिपरिषद पर क्या होता है, बाध्यकारी होता है, पूरे मंत्रिपरिषद पर बाध्यकारी होता है। और जबकि सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता कौन है, मंत्रिमंडल ही लेता है, और निर्णय लेके वह जो सुना देता है वो सभी मंत्रिपरिषद के लोगों को मानना होता है। तो आपके मन में एक सवाल उठा होगा, अगर मंत्रिपरिषद के सदस्य ना माने तो अपना त्यागपत्र दो, किनारे जाओ, बहुत सारे लोग मंत्री बनने के लिए तैयार हैं। इसलिए सभी इंपॉर्टेंट निर्णय मंत्रिमंडल लेता है, इसलिए शक्ति के मामले में मंत्रिमंडल शक्तिशाली होगा और मंत्रिपरिषद कमजोर होगा। जितने पॉइंट्स प्रीलिम्स में बन जाने की संभावना थी सब तुलनात्मक रूप से मैंने पढ़ा दिया। एक बार मैं बोल देता हूं, फिर से आप उन पॉइंट को रिकॉल कर लीजिएगा। प्री में सवाल क्या क्या पूछा जाएगा। पहला सवाल पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ किया गया है। आंसर दीजिएगा, इसी चला दीजिए, आंसर दीजिएगा 74 और 75 में। मंत्रिमंडल का कहाँ किया गया है, 352 में। क्या मंत्रिमंडल शब्द हमारे मूल संविधान में था, नहीं। कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार किया गया है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री। सवाल पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है। जब आपको पता रहेगा कि कौन हिस्सा है तब आप बता पाएंगे। तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, समान राज्य मंत्री और उपमंत्री हैं। मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं है, तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। आकार में कौन बड़ा है, मंत्रिपरिषद। आकार में कौन छोटा है, मंत्रिमंडल। शक्तियों में कौन बड़ा है, मंत्रिमंडल। और शक्ति में कौन छोटा है, मंत्रिपरिषद। कारण क्या है, सभी महत्वपूर्ण फैसले मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए ये शक्तिशाली है। और मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गया फैसला पूरे मंत्रिपरिषद पर बाध्यकारी होता है, इसलिए तुलनात्मक रूप से इसकी शक्तियां कम होती हैं। ये तुलना हो गई। अब आपके मन में केवल एक सवाल बच रहा होगा, सर ये कैबिनेट स्तर के मंत्री क्या होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री क्या होते हैं, सामान्य राज्य मंत्री क्या होते हैं और उप मंत्री क्या होते हैं। तो इसको नोट करके आप लोग ओके बोलिए, फिर मैं आपको बताता हूं मंत्रियों के स्तर। चले, मंत्रिमंडल जो भी नीतियां बनती हैं, जो सरकार जो महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, वो मंत्रिमंडल ही, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के कार्य प्री में नहीं पूछे जाते, वो आपके पीसीएस और आईएएस के मेंस में पूछे जाते हैं, और समीक्षा अधिकारी के भी मेंस में नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन आपके सचिन शर्मा ने सवाल पूछे इसलिए बता दे रहे हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल जो होता है ये पूरी सरकार को चलाने का काम करते हैं, लेकिन पूरी सरकार को चलाने के लिए पूरी मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर निर्णय लिया जाए, ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए देश के महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल लेती है और मंत्रिमंडल निर्णय लेकर के पूरे मंत्रिपरिषद को सुना देती है, ये काम ऐसे किया जाएगा। मंत्रिपरिषद कहती ठीक है, जो आप लोगों ने निर्णय लिया होगा ठीक ही लिया होगा, बगावत कर भी नहीं सकते, क्योंकि बगावत करेंगे तो अपना त्यागपत्र दीजिए। आपको मैंने प्रधानमंत्री के कार्य में ही बता दिया था कि किसी भी मंत्री के कार्य से असंतुष्ट होने पर प्रधानमंत्री उससे त्यागपत्र मांग देता है, और त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति से कहकर उसे बर्खास्त करा सकता है। सचिन शर्मा, समझ में आ गया? अब हेडिंग बनाइए मंत्रियों के स्तर। मंत्रियों के स्तर। मंत्रियों के स्तर की बात किया जाए तो 3 स्तर के मंत्री हैं। एक है कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट
स्तर के मंत्री, एक है स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, एक है स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, एक है सामान्य राज्य मंत्री, और एक है उप मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री क्या होते हैं? ऐसे मंत्री जो अपने विभागों एवं मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, जो अपने विभागों एवं मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। और दूसरी बात, अगर स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री की बात किया जाए तो ये भी अपने विभागों एवं मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, प्रमुख होते हैं, अपने विभागों एवं मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। सामान्य राज्य मंत्री, लेकिन वहां जाने से पहले एक तुलना और कीजिए। तो आप कहेंगे सर हमको अंतर तो दिख ही नहीं रहा है, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं वो भी अपने विभाग और मंत्रालय के प्रमुख हैं, मतलब वही एक ही बात है, जो मंत्रालय होता है उसी के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ये भी अपने विभाग और मंत्रालय के प्रमुख हैं। ये तो सिमिलरिटी हो गई सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो समानता है। तो अंतर किस बात का है? अंतर इस बात का है, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं उनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, इनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, और इनके पास तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, कम महत्वपूर्ण वाले मंत्रालय होते हैं, कम महत्वपूर्ण वाले मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय होते हैं। जैसे इनके पास कौन कौन से मंत्रालय होते हैं? जैसे रक्षा मंत्री, जैसे वित्त मंत्री, जैसे गृह मंत्री, जैसे विदेश मंत्री, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, ये सब बड़े मंत्रालय कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के पास होते हैं। और फिर छोटे जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होते हैं, कम महत्वपूर्ण वाले, जैसे ऊर्जा मंत्री, जैसे कोयला मंत्री, जैसे परिवहन मंत्री, इत्यादि इत्यादि, ये सारे मंत्रालय इनके होते हैं। तो आप कहेंगे चलिए सर एक बात तो समझ में आ गई, कैबिनेट स्तर के मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों में एक सिमिलरिटी है, ये भी अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, ये भी अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, अपने मिनिस्ट्री के। और कैबिनेट स्तर के मंत्री के पास आपने कहा इनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, इनके पास तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण के मंत्रालय होते हैं। ये पहला अंतर हो गया। जरा दूसरा अंतर बताइए। अब आपको दूसरा अंतर भी बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा अंतर यह है, कैबिनेट स्तर के मंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों में उपस्थित होते हैं। ये मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं, और जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होते हैं ये मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते, मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते, मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते।
हम्म बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्रालय अगर छोटा है तो यदि यदि मंत्रालय भारत का प्रधानमंत्री है, तो उनको कैबिनेट का दर्जा दे सकता है। ये प्रधानमंत्री में होता है। ये एक समान समझ के लिए दिमाग में कॉन्सेप्ट, ये रटा रटाया नहीं है कि ये मंत्रालय हमेशा कैबिनेट में होंगे, ये मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार वाले के होंगे। सिमिलरिटी ये होती है मुख्य रूप से, अंतर मुख्य रूप से ये होता है, लेकिन ये एक समान समझ के लिए मनाया जाता है। प्रायः शब्द इसीलिए बोला जाता है कि महत्वपूर्ण मंत्रालय इनके पास होते हैं, तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण मंत्रालय इनको दिए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि कोई कम महत्वपूर्ण वाले मंत्रालय को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जा सकता। ऐसे सीधा सीधा नहीं करना है कि 9 + 9 = 18, ऐसा नहीं है। ये जो माता महत्वपूर्ण वाले होते हैं प्रायः उनको कैबिनेट स्तर के मंत्रालय वही होते हैं, और जो कम महत्वपूर्ण होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार के। अंतर मुख्य रूप से जो है वो है आपका इस बात का है कि मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट स्तर के जो मंत्री बनते हैं वो सभी कैबिनेट की बैठकों में शामिल होते हैं, और जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनते हैं ये मंत्रिमंडल की सभी बैठकों में उपस्थित नहीं होते। हाँ, यदि उनको बुला लिया जाए तो शामिल जरूर हो जाएंगे। ठीक कहा, समझ में आ गया। अब उसके बाद देखना है सामान्य राज्य मंत्री क्या होते हैं। सामान्य राज्य मंत्री किसी मंत्रालय ये किसी विभाग के प्रमुख नहीं होते, किसी विभाग के ये किसी विभाग के प्रमुख नहीं होते। तो क्या होते हैं फिर ये कैबिनेट स्तर के मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं। ये कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के अधीन, राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, और ये भी मंत्रिमंडल की बैठक में उपस्थित नहीं होते। ये मंत्रिमंडल की बैठक में उपस्थित नहीं होते, लेकिन हाँ बुलाए जाने पर ये मंत्रिमंडल की बैठक में जा सकते हैं। जैसे भैया कोई जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो अपनी मीटिंग अंदर कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ गई तो किसी को भी बुला लिए, और बिना आवश्यकता पड़े अपने आप जाकर के वो मंत्री उस बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो जैसे आप लोग अगर कहें चलिए अब आपको बताते हैं उपमंत्री क्या है, जो पहले रमेश हुए थे। ये उपमंत्री वास्तव में कोई मंत्री नहीं होता है, ये कोई मंत्री है ही नहीं, तो क्यों उसको उपमंत्री नाम दिया गया है? ये मंत्री की ट्रेनिंग लेता है आगे चलकर, ताकि मंत्रालय मिले तो हम संभाल पाए। एग्जाम्पल के रूप में कभी कभी समझाने के लिए मैं कहता हूं, जैसे किचन में रेगुलर खाना कौन बनाती है? रेगुलर कुक कौन है आपके घर में? सर बड़ी वाली दीदी है। स्पेशल कुक कौन है? जब मौसी जाती है तो कौन खाना बनाता है? मौसी जाती है तो उस दिन तो माता दी भी पहुंच जाती है किचन में, खास सेवैयां वैया वहीं बनाती हैं फिर। लेकिन उसी किचन में एक छोटी सी लड़की कौन टहलती रहती, पिंकी नाम की, जो कभी कभी मिर्चा का पानी गिराती है, कभी लहसुन छिलके देती है, कभी चाकू उठा देती है। ये कौन है? ये किचन में कौन सा रोल अपना रही है? ये रेगुलर कुक है या स्पेशल कुक है? वो वास्तव में कोई कुक नहीं है। भविष्य में वो भी रेगुलर कुक बन पाए, स्पेशल कुक बन पाए, उसकी ट्रेनिंग ले रही है। जो रोल उस किचन में आपकी पिंकी छोटी वाली बहन की है, जो माता और बड़ी बहनों के साथ हाथ बटाते हुए करती है, वही सेम भूमिका उपमंत्री की होती है। वॉइस नहीं आ रहा है? आ गई? अच्छा चलिए, तो ये प्रकार हो गए विभिन्न प्रकार के। सवाल यहां से आने की संभावना कम है। सवाल कहां से आएगा? मंत्रियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य,
सवाल यहां से आएगा। ये तो केवल जानकारी के लिए बता दें ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए आपको, ठीक। लेकिन सवाल यहां से आएगा कि मंत्रियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब ऐसे फैक्ट जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल यह पूछा जाता है आपसे, मंत्रियों का चयन कहां से होता है? मंत्रियों का चयन कहां से होता है? जैसा कि आपको पता है मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बोलिए, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है या न्यायालय की सलाह से करता है? ये प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। ये बात कहां लिखी गई है? ये बात आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में लिखी गई है। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 75 क्लॉज 1 कहता है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के बात करेगा। तो मंत्रियों को जब ये नियुक्ति हो रही है, प्रधानमंत्री जब सलाह देता है तो उस मंत्रियों का चयन कहां से करता है? संसद से कि राज्य विधानमंडल से? तो इसका आंसर होगा मंत्रियों का चयन किया जाता है केवल संसद से, न कि राज्य विधानमंडल से, केंद्र स्तर पर। संसद में हमने सुना है कि 2 सदन होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। मंत्रियों का चयन केवल लोकसभा से होगा, केवल राज्यसभा से होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होगा। हमने सुना है लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित भी होते हैं प्लस मनोनीत भी होते हैं। मंत्री केवल निर्वाचित को बनाया जाएगा या मनोनीत को भी बनाया जाएगा या दोनों को बनाया जाएगा? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मंत्री निर्वाचित को ही बनाया जा सकता है और मनोनीत को भी। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का प्रधानमंत्री संसद के बाहर किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बना सकता। ये सही कि गलत? अब इतना बताने के बाद मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि भारत का प्रधानमंत्री संसद के बाहर के किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बना सकता। तो बताइए ये सही कि गलत? ये गलत है। क्योंकि 1997 में न्यायालय का निर्णय आया और इसमें न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कि यदि भारत का प्रधानमंत्री चाहे तो संसद के बाहर के भी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है, लेकिन शर्त है अगर संसद के बाहर के किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा तो उसे 6 माह के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। 6 माह के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। तो आपके प्री में सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा बगैर सदन का सदस्य बने, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, नोट करना हो तो, बगैर सदन का सदस्य बने कोई व्यक्ति अधिकतम कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? तो आंसर है कि 6 महीने तक। बगैर सदन का सदस्य बने कोई व्यक्ति भी क्या कर सकता है? अधिकतम 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अधिकतम 6 महीने तक वह क्या रह सकता है? मंत्री रह सकता है। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई मंत्री है लोकसभा का, क्या वह राज्यसभा जा सकता है? कोई मंत्री है राज्यसभा का, क्या लोकसभा जा सकता है? जाने का मतलब वह कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, बोल सकता है? आंसर है यस। अब ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी मंत्री चाहे जिस सदन का हो, वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट वही देगा, मत वही देगा जिस सदन का वह सदस्य है। लेकिन वोट वही देगा जिस सदन का वह सदस्य है।
इसीलिए प्रधानमंत्री प्रायः लोकसभा का सदस्य बनना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वह लोकसभा के सदस्य नहीं होंगे तो लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो अपने पक्ष में मतदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में ही मतदान करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल और इंदिरा गांधी देश के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा का सदस्य बनते हुए भी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन प्रायः हर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, और लोकसभा का सदस्य बनना इसलिए चाहता है कि ताकि जब कभी भी अविश्वास प्रस्ताव भी आए तो अपने पक्ष में वह मतदान कर पाए। तो इनके संबंध में एक बात यह भी रखिएगा कि कोई भी मंत्री दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोटिंग वही करेगा जिस सदन का वह सदस्य है। ये मंत्रियों के संबंध में बनने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपके प्री में पूछे जाते हैं, और मेंस में भी। प्री मेंस का मतलब चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे समीक्षा अधिकारी मेंस का हो, ऑब्जेक्टिव नेचर का दोनों एग्जाम है आपका। मेंस का मतलब समीक्षा अधिकारी में लिखना नहीं है, लिखना केवल निबंध और ड्राफ्टिंग है। जीएस आपका वैसे ही रहेगा जैसे प्री में रहता है, नाम उसका मेंस हो जाएगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। यह भी तय नहीं कि क्वेश्चन प्री से ज्यादा टाइट आ जाएगा, प्री से लो ही रहता है अक्सर। अब एक सवाल है उत्तरदायित्व का। 2 क्वेश्चन उत्तरदायित्व के पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन उत्तरदायित्व के पूछे जाते हैं। पहला कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्यों सामूहिक रूप से, क्यों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? क्योंकि संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ लोकसभा ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर इन्हें हटा सकती है, इसलिए इनका सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है। कहां लिखा है? क्या आर्टिकल पूछा जाएगा? हाँ, इसका पूछा जाएगा तो नोट करिए। ये लिखा गया है आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में। ये लिखा गया है आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में कि सामूहिक मंत्रिपरिषद, संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। उसके पश्चात अगर ये पूछ लिया जाए कि कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो व्यक्तिगत रूप से वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी होता है। ये कहाँ लिखा गया है? ये लिखा गया है अनुच्छेद 75 क्लॉज 2 में कि कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। क्यों? क्योंकि किसी मंत्री को व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति बर्खास्त करता है और संपूर्ण मंत्रिपरिषद को लोकसभा बर्खास्त कर सकती है। इसलिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, लेकिन किसी मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति है। ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों सवाल प्री में पूछे जाएंगे, सीधा ऐसे ही पूछे जाएंगे जैसे मैं बता रहा हूं कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आंसर दीजिएगा लोकसभा के प्रति। अगर पूछ लिया जाए ये बात किस आर्टिकल में लिखा है, तो आप कह दीजिएगा अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में लिखा गया है। जब पूछा जाए कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो कहिएगा कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर पूछा जाए कि कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, यह हमारे संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है, तो आप बताइएगा अनुच्छेद 75 क्लॉज 2 में लिखा गया है। समझ में आ गया? एक सवाल और बचता है, इसको नोट करते रहिए आप लोग। एक सवाल ये पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, क्या मंत्री परिषद का आकार निश्चित होता है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। क्या मंत्री परिषद का आकार निश्चित होता है? तो आप आंसर इसका कर सकते हैं कि मूल संविधान में
मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित नहीं था। मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित नहीं था, निश्चित नहीं था, लेकिन वर्तमान में निश्चित है। और वर्तमान में क्या परिवर्तन हुआ जानते हैं? संशोधन नोट करिए, संशोधन पूछा जाएगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से, 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया। क्या? मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया। लेकिन यहां व्यवस्था क्या किया गया? कहा गया कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल संख्या का 15%, ध्यान रखिए, नोट करिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। कब किया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। और यहां पर क्या कहा गया कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल संख्या का, लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। 15% से अधिक नहीं होगा। 15% से अधिक नहीं होगा। और इस 15% में भारत का प्रधानमंत्री भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। इस 15% में भारत का प्रधानमंत्री भी शामिल है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। किसी भी टॉपिक यहां पर तक जितना पढ़ाया गया है, जो अभी आपको मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। और पहला सवाल पूछा है सचिन शर्मा ने, सर राष्ट्रपति के द्वारा संसद में जो मनोनयन किया जाता है, उक्त व्यक्तियों को मनोनीत किसकी सलाह पर किया जाता है? तो वह मंत्रिपरिषद की ही सलाह होती है। क्योंकि यह कॉन्सेप्ट आपको कहां से पकड़ना है सचिन शर्मा जानते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाने वाला सारा कार्य व्यवहारिक रूप से मंत्रिपरिषद का कार्य होता है। राष्ट्रपति जितना भी कार्य करते हुए आपको दिखता है, ये वास्तव में कोई भी शक्तियां राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां नहीं होती। भारत का राष्ट्रपति इन सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, बस उन शक्तियों को छोड़कर जहां पर उसको परिस्थिति जन्य शक्तियां प्राप्त है। वो परिस्थिति जन्य शक्तियां क्या होती मैंने पहले बताया है। आप समझ गए सचिन शर्मा जी? नोट करके ओके बोलिए, फिर चल देंगे राज्यपाल की तरफ। ठीक है भाई। अभी यहाँ एक केंद्र की बात है मोहम्मद शमीम, ये केंद्र की बात है, विधानसभा की बात नहीं है। ये मंत्रिपरिषद का आकार केंद्र में है। वहां पर न्यूनतम 12 से कम भी नहीं होगी, इसलिए राज्यों में न्यूनतम बता दिया गया मोहम्मद शमीम, 12 से कम भी नहीं होगी। केंद्र के लिए व्यवस्था है। चलिए हेडिंग बनाइए राज्यपाल।
देखिए, अब बात यदि हमें राज्यपाल की करूं तो कुछ भी लिखने से पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट तैयार कर देता हूं, राज्यपाल एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बस जो कॉन्सेप्ट बताऊं वो कॉन्सेप्ट पे थोड़ा काम करना, फैक्ट तो अपने आप कवर कर लेंगे हम लोग, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए आपका। कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। किचन कैबिनेट भारत के प्रधानमंत्री के कुछ विश्वसनीय लोगों का समूह होता है। गठबंधन की राजनीति में अपने कुछ निर्णयों को गोपनीय बनाए रखने के लिए कई बार भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के बाहर के किसी सदस्यों के साथ, अपने विश्वसनीय सदस्यों के साथ बैठक करता था, उसे ही किचन कैबिनेट कहा जाता था। समझ में आ गया अभिषेक मिश्रा? विधान परिषद क्या होती है? प्रमोद कुमार जी कह रहे हैं विधान परिषद क्या होती है? जब विधायिका पढ़ाएंगे तो वहां विधान परिषद भी बताया जाएगा और आपको विधानसभा भी बताया जाएगा, लोकसभा भी बताई जाएगी और राज्यसभा भी बताया जाएगा। चले भैया आगे, और कुछ? अभी कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, वो संसद में पढ़ते हैं विधान परिषद। चलिए, तो अब राज्यपाल को पढ़ना है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति ने आपने इतना डूब के पढ़ा है, ये आप अरुण जी से बात करिएगा, प्रीति जी। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति है, सेम उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल है। कोई बहुत बड़ा अंतर है नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, अब एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो पढ़ना आसान हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पड़े बहुत रटना पड़ेगा आपको। फिर कॉन्सेप्ट यह है कि आपातकालीन शक्तियां, सैन्य शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सलाहकारी शक्तियां, संयुक्त अधिवेशन की शक्तियां। फिर से बोल रहा हूं, आपातकालीन शक्तियां, सैन्य शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सलाहकारी शक्तियां और संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने की शक्तियां। इन शक्तियों को यदि छोड़ दिया जाए तो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति जो कुछ भी करता है, राज्य स्तर पर राज्यपाल वो सब कुछ करता है। समाप्त हो गया। ये कॉन्सेप्ट से अगर समझदार बच्चा तो राज्यपाल का सारा सवाल कर ले जाएगा। केवल एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया कि आपातकालीन, कूटनीतिक, सैन्य शक्तियां, सलाहकारी शक्तियां और संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने की शक्तियों को छोड़कर केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति जो कार्य करता है, राज्य स्तर पर राज्यपाल वो सभी कार्य करता है। बात कार्यों की करें तो बाकी संवैधानिक प्रावधान में अंतर मिलेगा। दूसरी बात, केंद्र में राष्ट्रपति का जो संबंध संसद से है, राज्यों में राज्यपाल का वही संबंध राज्य विधानमंडल से है। तीसरी बात, राष्ट्रपति का केंद्र में जो संबंध प्रधानमंत्री का है साथ है, राज्यों में राज्यपाल का वही संबंध मुख्यमंत्री के साथ है। केंद्र में राष्ट्रपति का जो संबंध लोकसभा के साथ है, राज्यों में राज्यपाल का वही संबंध विधानसभा के साथ है। ये चार कॉन्सेप्ट के साथ पूरे के पूरे राज्यपाल को बड़े आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच कुछ मूलभूत अंतर भी हैं। निर्वाचन में, योग्यता में बहुत अंतर मिलेंगे। सबसे पहले राज्यपाल की कुछ बेसिक बातें करते हैं। अगर बात राज्यपाल की जाए तो राज्यपाल का उल्लेख जो है आपको अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक देखने को मिलता है। इसके बीच सॉरी लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, अभी मैं आर्टिकल मेन में लिखा दे रहा हूं, इस तरह कंफ्यूज होंगे आपको। सबसे जो महत्वपूर्ण है कि हमारे मूल संविधान में
यह व्यवस्था किया गया था कि यह व्यवस्था की गई थी कि यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन आगे चलकर हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया जिसका नाम है 7वां संविधान संशोधन 1976। 7वां संविधान संशोधन 1956 और 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से ये व्यवस्था कर दिया गया कि कोई राज्यपाल एक साथ दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये पहला पॉइंट है फ्रेंड्स जहां आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान से, कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से यह व्यवस्था कर दिया गया कि कोई राज्यपाल एक साथ दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, जबकि मूल संविधान में यह व्यवस्था नहीं था। ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। मूल संविधान में तो व्यवस्था यह थी कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। यह पहली बेसिक बात। दूसरी बात, जब बात इनके चुनाव की आई तो कई सारी चीजें थी कि इनका प्रत्यक्ष चुनाव किया जाए कि अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाए कि इनकी नियुक्ति की जाए। तो ध्यान रखिएगा, जो राज्यपाल होता है या के राज्यों में दोहरी भूमिका निभाता है। क्या होता है? जो राज्यपाल होता है, जो राज्यपाल है, ये राज्यों में दोहरी भूमिका निभाता है। दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल राज्यों में दोहरी भूमिका निभाता है। मतलब एक तरफ यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, एक तरफ यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, एक तरफ राज्य का यह संवैधानिक प्रमुख होता है, एक तरफ यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, दूसरी तरफ यह राज्यों में केंद्र का एजेंट भी है। दूसरी तरफ यह राज्यों में केंद्र का एजेंट है। दूसरी तरफ यह राज्यों में केंद्र का एजेंट है। और राज्यों में केंद्र का एजेंट का मतलब क्या हुआ? राज्य के भीतर केंद्र का प्रतिनिधित्व भी करता है, केंद्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। यह दोहरी भूमिका राज्यपाल निभाता है। ऐसी दशाओं में संविधान निर्माताओं ने अमेरिका की भांति, ऑस्ट्रेलिया की भांति, स्विट्जरलैंड की भांति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यपाल की व्यवस्था नहीं किया। संविधान निर्माताओं ने कहा राज्यपाल राज्यों का संवैधानिक प्रमुख है और राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है।
ऐसी दशाओं में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी दशाओं में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि जनता द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से चुन लिया जाए। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यदि चुना जाएगा तो ये पहली बात तो मंत्रिपरिषद की अधीनता स्वीकार ही नहीं करेगा और इसे केंद्र का प्रतिनिधित्व भी करना है। इन सारे कारणों की वजह से संविधान निर्माताओं ने कहा प्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल की व्यवस्था करने की बजाय केंद्र के द्वारा नियुक्त राज्यपाल को लाया जाए। इसलिए ध्यान रखिएगा, राज्यपाल का न तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, न तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, बल्कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। यह नियुक्ति का मामला हो गया। अब सवाल उठता है इनका कार्यकाल क्या है, सवाल उठता है इनका वेतन क्या है, सवाल उठता है इनकी योग्यता क्या कैसी होगी, सवाल उठता है इनका शपथ कैसे होगा, सवाल उठता है ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। तो आइए एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, उस संवैधानिक प्रावधानों को एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते आगे बढ़ते हैं जो प्री में पूछा जाता है, आपके प्री और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव में। राज्यपाल के संबंध में सबसे पहले योग्यता, फिर कार्यकाल, फिर वेतन, फिर शपथ, फिर त्यागपत्र। योग्यता की बात किया जाए तो हमारे संविधान में केवल दो बातें कही गई हैं। संविधान में केवल दो बातें कही गई हैं, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लेकिन न्यायालय ने भी समय समय पर कुछ योग्यताएं निर्धारित की। जैसे न्यायालय ने समय समय पर कौन सी योग्यताएं निर्धारित की भाई? तो आइए देखिए, ये भी कहा कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य का वह राज्यपाल बनाया जा रहा है। राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य का वह राज्यपाल बनाया जा रहा है। जिस राज्य का वह राज्यपाल बनाया जा रहा है, राज्यपाल बनाया जा रहा है, राज्यपाल बनाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया पिछले 2 वर्षों में
उसका कोई राजनीतिक जुड़ाव नहीं होना चाहिए। राजनीतिक जुड़ाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाए उसके मुख्यमंत्री से भी सलाह ले लेनी चाहिए। जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाए उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ले ली जानी चाहिए। सलाह ले ली जानी चाहिए। ले जानी चाहिए। और कार्यकाल की अगर बात किया जाए, तो इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब बात, इसका मतलब ये, राष्ट्रपति जब चाहे नहीं हटा भी सकता है। इनका वेतन 3.5 लाख रुपए होता है। 3.5 लाख रुपए होता है, लेकिन इन्हें राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। एक सवाल आपके मन में चलता होगा, उसको भी जवाब मैं दे रहा हूं। आपके मन में सवाल ये चल रहा होगा कि सर आपने कहा कि कोई राज्यपाल प्रसाद पर्यंत का मतलब है इच्छा के अनुसार। निधि कुमारी, प्रसाद पर्यंत, ये क्लास मेरी इच्छा के प्रसाद पर्यंत है। प्रसाद पर्यंत का मतलब हमारी इच्छा के अनुसार है। हम जब चाहे इस क्लास को बंद कर सकते हैं, ये हमारी इच्छा, तो हमारे प्रसाद पर्यंत है। उसी तरीके से जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह निश्चित नहीं माना जाता। वैसे सामान्यतः 5 वर्ष होता है। निश्चित इसलिए नहीं माना जाता कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार राष्ट्रपति जब तक चाहेगा वह राज्यपाल अपने पद पर रहेगा, और जिस दिन मूड खसक गया बगैर कारण बताए नहीं हटा सकता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि राष्ट्रपति करेगा वही जो मंत्रिपरिषद कहेगी। आगे समझ में कुमारी जी? चलिए, अब उसके बाद एक सवाल आपके मन में यह उठता होगा कि जैसे आपने कहा कि कोई राज्यपाल एक साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर कोई राज्यपाल एक साथ 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उसे वेतन किस राज्य से मिलेगा, कौन से राज्य की संचित निधि से उसे वेतन दिया जाएगा? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अगर कोई राज्यपाल एक साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो वह सभी राज्य मिलकर उसके वेतन का वहन करेंगे, और कौन सा राज्य कितना प्रतिशत वेतन देगा यह राष्ट्रपति निर्धारित करेगा।
ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ठीक है। राज्य से नहीं, वो सभी राज्य आपस में मिलकर करेंगे, और कौन सा राज्य कितने वेतन का वहन करेगा, मतलब कितना वो देगा, ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ठीक है राहुल जी, अब समझ में आ गया होगा। बगैर कमेंट देखे मैंने ये सारे जवाब आपके दे दिए थे पहले ही, मुझे पता था आगे ये सवाल आएंगे आप लोगों के। और ये शपथ किसके समक्ष लेते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। और ये त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। ये अपना रिजिग्नेशन किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो 30% क्वेश्चन 40% यहां से मिलेंगे, 40% यहां से मिलेंगे, और अभी कार्य और शक्तियां बाकी हैं। इसे नोट करके ओके बोलिए, फिर मैं चलूंगा आगे। परेशान मत होइए, बिल्कुल कोई बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी चीज हम डिस्कस कर देंगे। जो परीक्षा के लिहाज से एक बच्चे के मन में उठने वाले जितने सवाल होते हैं, आप पूछें या ना पूछें, वो सब हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी बता देंगे, अभी राज्यपाल का जो अगले कार्य और शक्तियां में जाएंगे, वही सारा आर्टिकल आपको क्लियर होगा, कौन कौन से आर्टिकल राज्यपाल के पूछे जाएंगे। हाँ, 3.5 ही फिक्स रहेगा। उस वही साढ़े वेतन उतना ही रहेगा, कार पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कि 2 राज्यों का राज्यपाल हो गया तो ज्यादा पैसा मिलेगा, पैसा उतना ही मिलेगा। लेकिन अब उतने पैसे को सभी राज्य आपस में मिलकर कैसे देंगे, कौन इसका निर्धारण करेगा? राष्ट्रपति। वो मिलकर तीनों लोग देना है, 2 लोग 3 लोग, जितने लोग रहें, जितने राज्य रहें। अब राज्यपाल की शक्तियां। तो राज्यपाल की शक्तियां, इनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं? कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति।
सलाहकारी शक्ति है नहीं, कूटनीतिक शक्ति है नहीं, संयुक्त अधिवेशन की शक्ति है नहीं, आपातकालीन शक्ति है नहीं। उसके अलावा वही शक्ति दिख रही है जो राष्ट्रपति के पास थी। कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत ये भी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है। 165 के तहत 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है। 243 आई के तहत 243 आई के 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग के नियुक्ति करता है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, आयोग की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है। और उसके अलावा अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है, इत्यादि। ये था कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत। इसमें जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिया। ठीक है विक्रम जी, वो मैं पहले भी बताता, आप नहीं लिखते। 165 जहां आवश्यक होगा वहां आर्टिकल तुरंत बताएंगे आपको हम। 164 243 के 243 आई। विधायी शक्तियों के अंतर्गत क्या करता है? अनुच्छेद 213 के तहत भारतीय राष्ट्रपति की तरह, अनुच्छेद 213 के तहत भारतीय राष्ट्रपति की तरह अध्यादेश, ये आर्टिकल पूछा जाता है इसलिए लिख रहे हैं। और आर्टिकल कोई नहीं पूछा जाएगा विधायी शक्ति में, केवल एक ही आर्टिकल राज्यपाल का पूछा जाता है, 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और साथ ही साथ राज्यों का धन, साथ ही साथ अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल के विधेयकों पर वीटो लगाता है और राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर विधानसभा का विघटन करता है, विधानसभा का विघटन करता है या विधानसभा का सत्रावसान करता है, विधानसभा का सत्रावसान करता है या सत्र आहूत करता है, सत्र आहूत करता है, सत्र आहूत करता है। यह इनकी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। वित्तीय शक्ति के तहत दो कार्य है। राज्य का धन विधेयक, राज्य का धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बाद आता है, राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बाद आता है। राज्य का धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बाद आता है।
साथ ही साथ राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में रखवाता है, यानी विधानसभा में रखवाता है। ये इनका वित्तीय शक्ति थी। और सबसे अंतिम शक्ति के रूप में एक आर्टिकल न्यायिक शक्ति में है, अनुच्छेद 161। ये आर्टिकल नोट करिए, ये आर्टिकल पूछा जाता है। अनुच्छेद 161 के तहत राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश की तुलना हमने वहीं पर कर दिया था जब राष्ट्रपति पढ़ाया था। भैया देखिए अमित दुबे जी क्या सवाल पूछे, नीचे जाइए। अभी तो आपके कोई सवाल को तो मैंने देखा ही नहीं भाई, क्यों फालतू पूछ रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो आपके किसी सवाल को अमित दुबे जी देखा ही नहीं। तो देखिए अमित दुबे जी कुछ सवाल पूछे क्या भाई? तो लिख रहे हैं कि मतलब मैं सारे सवाल फालतू पूछ रहा हूँ क्या सर जी? जरूरी नहीं है। हाँ जरूरी जो है सब कवर कर दिया गया है। एग्जाम में जो आएगा वो किसी क्वेश्चन से कोई बाहर ही नहीं है यहाँ पर। वो आपके मन में उठने वाले गैर जरूरी सवाल ही होंगे। जरूरी सवाल तो सारे कवर कर दिए गए हैं, उससे ज़्यादा कवर कर दिए गए हैं। जरा नीचे आकर देखिए अमित दुबे जी कोई क्वेश्चन है क्या? देखिए भाई जो उनका जरूरी सवाल है बताया जाए। अमित दुबे का देखिए नाम है, हमने कोई कमेंट देखा भी नहीं है। नीचे जाइए, नीचे जाइए। हाँ ये है एक सवाल, एक जगह सवाल ये आया है, अपन नज़र पड़ी। हमने तो ये नहीं कहा भाई आपने सवाल जितने पूछा है निरर्थक है। जो बच्चे आगे पूछते हैं वो जरूर बता दिया जाता है, या आप ना भी पूछते तो हम बताते। क्या पूछा है? मुख्यमंत्री की सलाह बाध्यकारी तो नहीं है? सलाह लेने का मतलब मुख्यमंत्री की सलाह किस पर भैया अमित दुबे जी? मुख्यमंत्री की सलाह किस पर बाध्यकारी? राष्ट्रपति जो राज्यपाल होता है वो अनुच्छेद 163 के तहत, क्या वह अनुच्छेद 153 के तहत वो क्या है, जब कभी भी जितनी भी सलाह जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद देता है उस मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करता है, वैसे भी राज्यपाल भी मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करता है, सिवाय उन चीजों को छोड़कर जो अपने व स्वविवेक की शक्ति के अनुसार करता है। और इनकी स्वविवेक की शक्ति में कौन आता है वो आगे अब इसके बाद इसी का नंबर है आपका ये। तो कहाँ कोई बोला आपको कि आपका सब द्वारा पूछा गया सवाल सब फालतू है भाई? अभी तो हमने आपका कमेंट देखा। हाँ 213 ही है, 213 लिखा ना, कहाँ लिखा गया? अध्यादेश वित्तीय शक्ति, हाँ 213 ही है, ये लिखा गया 213। 161 में अध्यादेश नहीं है, 100 राज्यपाल क्षमादान करता है। ये क्षमादान का है भाई, ये क्षमादान न्यायिक शक्ति है। किसने 161 अध्यादेश बताया है? जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति क्षमादान देता है उसी प्रकार से राज्यपाल भी अनुच्छेद 161 के तहत क्या करता है? क्षमादान करता है। क्षमादान है, 101 वो नहीं है, ये बताया गया। अध्यादेश 213 बताया गया है। और ये बात तभी नहीं जब राष्ट्रपति पढ़ाया गया था तभी भी बताया गया था ना। आर्टिकल 100 कोई अंतर नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान को आपको पहले ही बता दिया गया था जब राष्ट्रपति पढ़ा है। आशीष जी उस वीडियो को जाकर देखिए। भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान को दोनों एक साथ बताया गया है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करता है, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्षमादान करता है। दोनों के क्षमादान में अंतर क्या है कि भारत का राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध, एक्चुअली मामला क्या है ना, बगैर पूछे सारी चीजें तो हो जा रही है। जब आपको पूछने का मौका नहीं मिलता तो लग रहा है ये टीचर पूछने नहीं देता क्या? हम लोगों को लग रहा है ये पूछने नहीं देता भाई, बगैर पूछे ही सब कुछ बता देता है ये टीचर आपको। आपके परीक्षा में जितना सवाल पूछा जाता है आप नहीं, पीसीएस का जाकर सवाल सॉल्व कर लीजिए अमित दुबे जी। जो क्वेश्चन फंसे जाए वो मेरे पास लाइए कि आपके द्वारा राष्ट्रपति पढ़ा दिया गया, उपराष्ट्रपति पढ़ा दिया गया, सवाए उन फैक्चुअल चीजों को छोड़कर जो राष्ट्रपति को क्रम पूछा हो
ये तो नहीं आपको डिस्कस किया गया, ये होमवर्क दिया गया। बाकी कोई सिंगल क्वेश्चन अगर पीसीएस के लेवल तक अगर आपका फंस जा रहा हो जहां तक पढ़ाया गया है तो आप बताइए। तो भाई बगैर पूछे कि एक पॉइंट आपका क्लियर किया जा रहा है तो क्यों इतना परेशान हो रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो अनुच्छेद 161 में क्या है? ये न्यायिक शक्ति है। न्यायिक का मतलब जो कार्य न्यायालय से जुड़ा हुआ हो। तो जिस प्रकार अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करता है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 161 के तहत क्या करता है? राज्यपाल भी क्या करता है? क्षमादान करता है। अध्यादेश जिस प्रकार से अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति जारी करता है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 213 के तहत ये जारी करता है। ठीक है, जिस प्रकार से केंद्र में भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल भी राज्य की मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल में एक बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है वो अभी बताया नहीं मैंने आपको। अब इसी के बाद सबसे लास्ट पॉइंट है। अच्छा, वो गलती से टाइप हो गया था क्या भाई? तभी सॉरी ऊपर लिखे थे क्या आप? तो मैं तो घबरा गया भाई, यार मेरे से क्या ऐसी गलती हो गई? मैं तो लगातार एक एक पॉइंट पढ़ाते जा रहा हूँ। अमित दुबे जी कहाँ से गुस्सा हो गए? हम लोग जो पूछते, अच्छा आप ये बता रहे थे कि हम लोगों के द्वारा जो पूछा जाता है वो फ्रूटलेस ही बता है, अंत में जितने पूछे जाने वाले वो बता देते हैं, इसलिए सॉरी लिखा था आपने क्या शायद? चलिए, ये नंबर जरा नोट कर लीजिए इनका, अमित दुबे जी के। एक बार बाद में भी बात कर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ विरोधाभास में कोई कंफ्यूजन इनको रह जाए। दो अर्थी शब्द तो नहीं बोल रहे हैं ये। अब हेडिंग बनाइए, एक लास्ट अंतिम बिंदु है राज्यपाल का। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की तुलना है, एक बिंदु पर करना है मुझे। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की तुलना। तुलना में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को हमारे संविधान ने कोई भी स्वविवेकी शक्ति नहीं दी है। स्वविवेकी शक्ति नहीं दी गई है। कुछ परिस्थिति जन शक्ति दी गई, जो मैंने राष्ट्रपति में पढ़ाया था कि जैसे किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त होने पर वो अपने ही विवेक से क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। संघ से संबंधित प्रशासनिक और विधायी सूचनाएं राष्ट्रपति से मंगवाता है। जेबी वीटो का प्रयोग करता है। ये केवल परिस्थितियों के अनुसार है, संविधान में स्वविवेकी के रूप में नहीं लिखा है। लेकिन राज्यों के राज्यपाल को जो कार्य वह मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार करे, उसके इतर वह सभी कार्य अपने स्वविवेकी अधिकार से कर सकता है। अपने स्वविवेकी अधिकार से कर सकता है। और किसी भी न्यायालय में इस बात की चुनौती नहीं दी जाएगी राज्यपाल ने किन मामलों में अपने विवेक की शक्ति का प्रयोग किया है, वह उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं, वह कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल कुछ बताइए। एग्जाम्पल के तौर पर अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य की रिपोर्ट, किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने की रिपोर्ट जो देता है, वह राष्ट्रपति को जो देता है, यह इसका स्वविवेकी शक्ति है। स्वविवेकी ही शक्ति है, या मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार नहीं देता, वह अपने विवेक से देगा। कोई मंत्री परिषद थोड़ी ना कहेगा कि राष्ट्रपति को बता दो हम लोग शासन नहीं चला पा रहे हैं, वैसा कभी नहीं कहेगा। दूसरा अनुच्छेद 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के
तहत किसी राज्य विधानमंडल के विधेयक को, किसी राज्य विधानमंडल के विधेयक को वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। क्या? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। राष्ट्र विधानमंडल के विधेयक को वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। ये सब क्या है? इनकी स्वविवेकी शक्ति के अंतर्गत है। अब राज्यपाल वाले क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और राज्यपाल को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर कोई सवाल पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, जो सामान्य ज्ञान जैसा होता है, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन रही? तो आपकी सरोजिनी नायडू रही हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो रही हैं। और वर्तमान में पटेल जी को आप जान ही रहे हैं। तो ये सामान्य ज्ञान में कभी कभी बेसिक तो हम करंट में ही बताते रहते हैं आप लोगों को। तो अब राज्यपाल के भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, यहां तक हो जाएंगे। तो अब सॉल्व क्या क्या करना है, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, जरा उसको ध्यान से देख लीजिए। शायद मैंने आपको प्रस्तावना, अच्छा प्रस्तावना से शुरुआत तो राष्ट्रपति से हुई आपकी। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, और मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल हो गया, मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल हो गया। और साथ ही साथ आपका आज राज्यपाल भी हो गया। शायद महान्यायवादी भी तो हो गया है, महान्यायवादी भी हो गया, और शायद सीएजी भी तो हो गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इतने टॉपिक आपके हो गए हैं। घटना चक्र उठाकर सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर पीसीएस लेवल तक क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं तो दिशा आपकी ठीक है, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो प्रॉब्लम हम में है। ठीक है, एक बार लास्ट स्लाइड कर दें ये। ठीक, तो कल आपको पढ़ाएंगे मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता, जो कि 20-20 मिनट का टॉपिक है। और उसके बाद कल ही हम लोग एंट्री कर जाएंगे संसद में। तो संसद में हम लोग लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के बीच अंतर पढ़ेंगे, सदन के पीठासीन अधिकारी पढ़ेंगे, सदन के सत्र, संसद के सत्र, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, विभिन्न प्रकार के विधेयक पारित करने की प्रक्रिया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पर संसद में पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद विधानसभा और विधान परिषद जो आप लोग कह रहे थे वो आएगा आपका। तो कल कार्यपालिका हम लोग को समाप्त हो जाएगा। रुचि शुक्ला जी कह रही हैं आईएएस वाले तक हो जा रहे हैं, हो जाएंगे, बस थोड़ा धैर्य नहीं बनेगा, अभी समझेंगे, क्लास ओवर तो समझ जाएंगे। अब जो आदत बनेगी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, अभी हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। न फंसे, अगर न हुआ करे तो हमसे बता दिया करिए, कोई भी क्वेश्चन ना हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बेहिचक बताइए। लेकिन बस इतना करिए, इतना ही कॉपरेट करिए कि डिस्टर्ब मत करिए क्लास में, बस धैर्य से पढ़िए, नहीं जरूरत पड़ेगी भाई साहब। ये कम से कम 6 से 7 हजार घंटे का अनुभव है कि आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं सब बता दूंगा आपके बगैर पूछे, ठीक है। लेकिन धैर्य थोड़ा बनाए रखिए आप लोग, बस इतना सपोर्ट करिए। थैंक यू।